सभी का पहाड़ प्रभात में आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 7 जून से गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र, ये बड़ी जानकारी है। और धामी सरकार पेश करेगी अपना बजट। धामी सरकार के बजट पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। बजट से पहले सीएम धामी लोगों से लगातार राय ले रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने देखिए, 7 जून तारीख है। 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा और धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट पर अब उत्तराखंड भर के लोगों की नजर टिकी हुई है। बजट से पहले सीएम धामी लगातार लोगों से राय भी ले रहे हैं और धामी सरकार के जितने कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भी लोगों की लगातार प्रबुद्ध जनों की राय ले रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने। 7 जून से गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का सत्र, ये बड़ी खबर है। और धामी सरकार बजट पेश करेगी अपना। और चलिए, 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत होना है। इसी पर हमारे साथी रवि कैंत्रा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, गैरसैंण में ही विधानसभा का सत्र होगा और तारीख भी सामने आ गई है। 7 जून से विधानसभा का सत्र संचालित होगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल दीपा, देखिए गैरसैंण में 7 जून से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारियां भी हैं। इस बार का ये सत्र बेहद खास है क्योंकि राज्य सरकार सत्र से पहले इस बार कई वर्गों के साथ बातचीत कर चुकी है और मुख्यमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार का जो बजट है वो जनता के अनुरूप बनाया जाएगा। एक नैनीताल में भी बजट को लेकर लोगों के साथ बातचीत की गई। उसके बाद 19 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम वर्गों के साथ बातचीत की है। ये बजट इस वजह से भी खास है क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहली बार ये विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण में होने जा रहा है। इसके साथ ही ये बजट इस वजह से भी खास है क्योंकि इस बार सभी लोगों की राय ली गई है कि किस तरीके का बजट होना चाहिए। और इस वजह से भी खास है क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और यात्रा के दौरान ये बजट सत्र आहूत किया जाएगा। एक खास बात और भी है क्योंकि 10 तारीख को एक राज्यसभा की सीट पर मतदान भी होना है, तो माना जा रहा है कि गैरसैंण में जब सत्र चल रहा होगा तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वहीं पर भी संपन्न हो सकती है। तो बजट बेहद खास इस बार होगा। धामी सरकार का बजट है और ऐसे में तमाम वर्गों से राय ली गई है कि जो आम बजट है वो जनता के अनुरूप किस तरीके से बनाया जा सके। बात की जाए तो इससे पहले अभी तक जब धामी सरकार में पहले जो सत्र हुआ है, विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ था और इस बार ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा है तो हो सकता है कि देहरादून में बजट सत्र कराया जाए, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ही ये सत्र का आहूत होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी हैं। और वहां पर क्योंकि मौसम और तमाम और व्यवस्थाओं को भी देखना है तो ऐसे में पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। विधानसभा को ये लिखकर भेजा जा चुका है कि 7 तारीख से सत्र की शुरुआत होनी है। अब राजभवन से इस पर जो है अंतिम मोहर लगेगी। इसके बाद जो सत्र है उसको जितने भी दिनों तक आहूत किया जाएगा उसमें किस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, इन तमाम चीजों पर भी लगातार मंथन चल रहा है। तो धामी सरकार चाहती है कि क्या कुछ होना है विधानसभा सत्र में, इस पर भी लगातार मंथन और जल्द ही सब कुछ डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और है कि आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होगी और दिल्ली में खबर है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी की मुलाकात हो सकती है। राज्य के कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी बातचीत होनी है। शाम 5 बजे का वक्त है। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ भी संवाद करेंगे पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे पुष्कर सिंह धामी, ये भी खबर है। ये बड़ी जानकारी। अब दिल्ली आ रहे हैं तो लाजमी है कि वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। तमाम जो राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं उन पर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी लंबी बातचीत होगी, ऐसी जानकारी। और देखिए, दोपहर 1 बजे का वक्त है जब देहरादून से उनकी रवानगी होगी दिल्ली के लिए। और इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की बम बम होने वाली है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, ये आप सभी जानते हैं, पर इस बार कांवड़ यात्रा बिना बंदिशों के होने वाली है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा की ही तरह इस बार कांवड़ यात्रा भी चलेगी। कांवड़ यात्रा पर इस बार कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं होगी। और आपको ये भी जानकारी हम दें कि जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और इस बार कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए आ सकते हैं हरिद्वार, जिसको लेकर सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि 4 धाम यात्रा के दरमियान सावन के महीने में आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो।
और इसलिए भी अभी से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कांवड़ मेला को लेकर चूँकि प्रारंभिक रूप से सब चर्चा हो गई है और आगे इस बार जिस प्रकार से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय इस बार कांवड़ यात्रा भी उसी प्रकार से होगी। उसको लेकर के हम लोग लगातार तैयारियों पर हमारा जोर है कि अच्छी तैयारी हो और जिस प्रकार से चारधाम यात्रा है वैसे ही हमारे कांवड़ यात्रा है। और देखिए, वहीं आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वो आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ केदार धाम यात्रा को लेकर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त सतपाल महाराज अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक के बाद वो यहां से रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने देखिए, सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ में सबसे पहले उनकी एक बैठक होगी और बैठक के बाद वो रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो जाएंगे, ऐसी जानकारी है। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को केदारनाथ में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। इन दोनों तीर्थयात्रियों की मौत का कारण ये बताया जा रहा है कि इनको हार्ट अटैक आ गया था और अब तक कुल 23 तीर्थयात्रियों की मौत सिर्फ केदारनाथ धाम में हो चुकी है। एक तरफ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का बढ़ता आंकड़ा सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि यात्री अपना हेल्थ चेकअप कराकर ही यात्रा पर आए। पिछले दिनों सब जगह ऐसा आ गया कि इतने लोगों की डेथ हो गई है, इतने लोगों की ये हो गई है, जबकि ऐसा था नहीं। हमने फिर अखबार में बोला, हमने अपने मीडिया में बोला, सभी में मैंने बोला कि एक भी डेथ हमारी जो है उसके कारण से नहीं हुई। जहां भी मुझे आजकल बोलने को मिल रहा है, मैं वहां सबसे देशवासियों से सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो मेडिकली फिट नहीं है वो कृपा करके अभी यात्रा शुरू न करें। यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रही है। 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई बुजुर्ग यात्रियों की सांस फुला देती है, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी यात्रियों की मुश्किल में इजाफा करती है। शासन की तरफ से सभी यात्रियों से अपील की गई है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी कोताही न बरतें। एक तरफ सरकार यात्रियों से अपील कर रही है कि अपनी स्वास्थ्य की जांच कराकर ही उत्तराखंड आएं, मगर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार वक्त रहते व्यवस्थाएं नहीं कर पाई और अब इसका ठीकरा यात्रियों के सिर फोड़ा जा रहा है। दिखावे की बात करते हैं और आज करेंगे अस्पतालों में मौत नहीं, क्या मौत अस्पताल में ही होती है? एक श्रद्धालु आ रहा है, चलते रास्ते में आपके पास कहीं पर भी कोई मेडिकल टीम नहीं है। आप जगह जगह 500 मीटर के बाद केदारनाथ में अगर आदमी यात्रा पैदल यात्रा कर रहा है, सरकार अच्छा होता 500 मीटर में कुछ मेडिकल कैंप लगाती, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराती, तो हम कहते हैं कि सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है। आप बताइए, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ के बीच में कहीं कोई मेडिकल टीम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा शुरू होते ही कई राज्यों से तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंचने लगे, मगर यात्रियों की बढ़ती भीड़ की वजह से व्यवस्थाएं चरमराने लगी। सबसे ज्यादा परेशानी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते आ रही है। अगर सरकार वक्त रहते इसके बारे में सोचती तो शायद इतने यात्रियों की जान यूं ही ना जाती। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यमुनोत्री हाईवे रानी चट्टी और सियान चट्टी के बीच खुल तो गया, मगर हाईवे पर अभी भी यात्रियों की मुश्किल कम नहीं हुई है। यमुनोत्री हाईवे भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है, जिससे तीर्थ यात्री बेहद परेशान यहां पर हो रहे हैं। ये तस्वीर यमुनोत्री हाईवे पर चारधाम यात्रियों की राह में आ रही दुश्वारियों को बयां कर रही है। एक
एक तरफ गहरी खाई और एक सकरे रास्ते से गुजरती बस। जरा सी चूक हो गई तो इस बस को खाई में गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये तस्वीरें यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 की, जहां सड़क पर पुश्ता ढह जाने से मार्ग की चौड़ाई काफी कम हो गई। बीआरओ ने रोड की मरम्मत कर किसी तरह से मार्ग तो खोल दिया, लेकिन इस जगह पर मार्ग की चौड़ाई काफी कम रह गई, जिस वजह से यहां से अब गुजरना खतरे को दावत देने जैसा है। यमुनोत्री जाने के लिए यही मुख्य मार्ग है। इसके बाधित हो जाने से यमुनोत्री धाम की यात्रा भी बंद हो गई थी। मार्ग तो खुल गया, मगर अभी भी यहां से बड़े वाहनों जैसे बस और ट्रक की आवाजाही में खतरा है। इसीलिए एहतियात के तौर पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। इस वीडियो को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्ग कितना खतरनाक है और यहां से गुजरना जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। 2 साल बाद कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से खुल गई है, जिसके बाद से भारी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित कर रखी है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा के 25 मई तक रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल होने से यात्रियों को पंजीकरण केंद्र से निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है और चारधाम यात्रा पर अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि हम चारधाम यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन तमाम मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन सेंट्रल पोर्टल से होता है ये, और ऊपर के तीर्थ स्थानों में हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या के हिसाब से स्लॉट फिक्स होते हैं। तो ये ऊपर का ही निर्देश है हमारे सचिव पर्यटन का कि कितने रजिस्ट्रेशन होने हैं, नहीं होने, इस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही। अगर यात्रियों को कोई आवश्यकता है तो वो सहयोग हमसे ले सकते हैं, उनके रुकने की, खाने की व्यवस्था की जाएगी। हम राजस्थान से आए थे, हम यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन 2 साल के बाद में मतलब सरकार ने ये धाम मतलब खोला है, इसलिए हम सोचा दर्शन करने के लिए चले। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब टैक्सी के लिए मतलब बुक कर रहे हैं तो बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, और सरकार ने हमें पहले सूचित नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन करके जाना चाहिए, इसलिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रहने धोने के लिए, खाने पीने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। सिखों का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने वाले हैं, और इसी को लेकर जोशीमठ से पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना हुआ। लगभग 4000 सिख श्रद्धालु जोशीमठ, गोविंद घाट, घांगरिया पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे अखंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारे में पहले भोग लगा और इसके बाद अरदास हुई। अरदास के बाद हुक्मनामा लेकर पहला जत्था पंच प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजों की धुन में घांगरिया के लिए रवाना हुआ। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री कल्चरल एक्सचेंज के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में 3 दिवसीय ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। आयोजित कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम शामिल हैं। आयोजित कार्यक्रम में इन राज्यों के 250 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और ऑक्टेव के पहले दिन असम, नागालैंड, मणिपुर के सांस्कृतिक लोक नृत्यों का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। प्राचीन काल में जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने दक्षिण के ब्राह्मण नबूद्रीपाद जो हैं यहाँ पूजा के लिए रखे, और यहाँ के जो भट्ट ब्राह्मण थे वो नेपाल के अंदर और दक्षिण के अंदर रखे। तो ये आदान प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है जिसको आज हमारा कल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, और ये ऑक्टेव के अंदर 8 राज्यों के लोग आए हुए हैं और अपनी आभा, अपनी संस्कृति, अपने नृत्यों को बिखेरेंगे और निश्चित रूप में यहाँ के लोग इससे लाभान्वित होंगे। और इसी बीच बड़ी जानकारी है बड़कोट से। बड़कोट में आंधी तूफान से उड़ी घर की छत। नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत लोदन गांव का ये पूरा मामला है। देर शाम आंधी तूफान से मकान की छत यहां पर उड़ गई
आंधी तूफान से मकान की दीवारों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, राहत वाली बात है। बड़कोट में आंधी तूफान से घर की छत उड़ गई। नौगांव ब्लॉक के भीतर ये लोदन गांव बताया जा रहा है, जहां का ये पूरा मामला है। देर शाम आंधी तूफान से मकान की छत यहां पर उड़ी और ये खबर है कि मकान की दीवारों को भी आंधी तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों से मौसम में तब्दीली है, लगातार तेज हवाओं के साथ में बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान का दौर भी चल रहा है और इसी बीच ये नुकसान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बात उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज से लेकर 24 मई तक उत्तराखंड के कई इलाकों में बरसात का दौर देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तो पहाड़ पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि हल्की से तेज बारिश हो सकती है। 24 मई तक के लिए बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ के लिए कहा गया कि बारिश होगी और तेज आंधी के साथ में बरसात का दौर इन जिलों में देखने को मिलेगा।